तब फिर से उस श्रेष्ठ राजा त्रिविक्रम से ने बेताल को लाने के लिए प्रस्थान किया। वो शिशुपा के वृक्ष के पास पहुंचा और वहां मृतदेह में स्थित वेताल को पाया। उसे अपने कंधे पर उठाकर वो पुनः मौन रहकर चल पड़ा। पाटलिपुत्र में एक बार विक्रम केशरी नामक राजा राज्य करता था। उसके पास एक तोता था जो अत्यंत बुद्धिमान था और जो अपने पूर्व जन्म में शापित गंधर्व था। उसकी पत्नी के पास एक मैना थी जो भी अपने पूर्व जन्म में शापित अप्सरा थी। दोनों पक्षी एक ही पिंजरे में आ गए। तोते ने मैना से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु मैना ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि सब पुरुष दुष्ट और कृतघ्न होते हैं। तोते ने इसका विरोध किया और कहा कि स्त्रियां और भी अधिक दुष्ट होती हैं, छली और दुष्ट स्वभाव की। इस प्रकार उन दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसे निर्णय के लिए प्रस्तुत किया। मैना ने कथा सुनाई। धनदत्त नामक एक धनी व्यापारी का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद उसने अपना सारा धन जुए और दुर्व्यसनों में नष्ट कर दिया। एक अन्य व्यापारी ने उस पर दया कर उसे अपने घर में स्थान दिया और अपनी एकमात्र पुत्री रत्नावली का विवाह उससे कर दिया। किंतु धनदत्त निकला खलनायक। एक दिन उसने अपनी पत्नी और उसकी दासी को गहनों के लोभ में एक खाई में धक्का दे दिया। दासी तो मर गई, पर रत्नावली बेलों को पकड़कर बच निकली और अपने मायके लौट आई। बाद में जब धनदत्त उसके घर पहुंचा तो रत्नावली ने उसे पहचानते हुए भी कोई दोषारोपण किया और उसे स्वीकार कर लिया। परंतु अंततः जब वो सो रही थी, धनदत्त ने उसकी हत्या कर दी और उसके गहनों को लेकर भाग गया। तोते ने अपनी कथा सुनाई। एक सम्मानित व्यापारी की पत्नी थी वसुदत्ता। एक रात उसका पति यात्रा से लौट कर आया। नशे में धुत था और शीघ्र ही सो गया। पूरा घर भी सो गया। तभी एक चोर घर में घुस आया और छिपकर देखने लगा। उसके अनुसार पत्नी गुप्त रूप से अपने प्रेमी से मिलने बाहर निकली, किंतु उसका प्रेमी पहले ही मर चुका था। नगर के पहरेदारों ने उसे अपराधी समझकर फांसी दे दी थी। स्त्री ने उस मृत शरीर को जीवित मानकर उसके साथ व्यवहार किया, उसे गले लगाया, उससे बातें की, उसे पीने और खाने को भी दिया। अंत में जब उसने अपना मुख उसके मुख से लगाया तो उस लाश ने उसकी नाक काट ली। रोती बिलखती वो घर लौटी और अपने पति पर आरोप लगाया कि उसी ने उसकी नाक काटी है। उसके माता पिता और नौकरों ने उस पर विश्वास किया, पति को बांध दिया और उसे दंडित करने ले गए। तभी चोर राजा के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, उसकी नाक मृत शरीर के मुंह में है। सचमुच वो नाक वही मिली, पर किसी ने ये न पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची। सबने चोर की बात पर विश्वास कर लिया। इस प्रकार पति को मुक्त किया गया, पत्नी को निर्वासित कर और भी दंडित किया गया। उसके पिता की संपत्ति छीन ली गई और चोर को न्यायाधीश बना दिया गया। उसी क्षण तोते का शाप समाप्त हुआ और वो पुनः गंधर्व चित्ररथ बन गया। मैना का शाप भी समाप्त हुआ और वो फिर से अप्सरा तिलोत्तमा बन गई। दोनों स्वर्ग को चले गए, परंतु उनका विवाद अब भी अनसुलझा रहा। तब वेताल ने राजा त्रिविक्रम सेन से कहा, अब बता कौन अधिक दुष्ट है, पुरुष या स्त्रियां? यदि तुझे उत्तर पता है और फिर भी नहीं बोलेगा तो तेरा मस्तक फट जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, स्त्रियां ही अधिक दुष्ट हैं, क्योंकि पुरुष कभी कभी दुष्ट हो सकते हैं पर स्त्रियां तो सदा दुष्ट होती हैं। ये सुनकर वेताल निराश हुआ। राजा ने एक भी बात नहीं समझी। तब वेताल उसके कंधे से गायब हो गया और अपने पेड़ पर लौट गया। वेताल ने सोचा, पहली कहानी उस आदमी को एक निरंतर खलनायक और हत्यारे के रूप में दिखाती है। उसमें तो सीधा सीधा ये संकेत भी है कि हिंसा को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। यदि पहली बार वो हत्या करने में असफल हुआ और स्त्री बच गई तो दूसरी बार ये कई गुना अधिक भयानक होगा। खलनायकों और बलात्कारियों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी वस्तुतः स्त्री को समान रूप से खलनायिका के रूप में प्रस्तुत नहीं करती।
एक और स्त्री की गवाही है और दूसरी और एक चोर की गवाही, और यहाँ तक कि एक कुलीन स्त्री की गवाही भी चोर की गवाही से कमजोर सिद्ध होती है, भले ही चोर की बात एक काल्पनिक कथा। उसी समय स्त्री की अपनी कहानी में कोई भी संदिग्ध या काल्पनिक तत्व नहीं है। यहाँ पर हिंसक पुरुषों की एक पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। वो पति जो शराब पीकर लौटा, और ये सर्वविदित है कि शराब आक्रामकता बढ़ाती है। एक चोर जो नशे में धुत पति का अपनी पत्नी के खिलाफ हिंसा में साथी हो सकता था, झूठा गवाह बन गया और उस पर प्रेमी होने तथा चुड़ैल होने का आरोप लगाया। रक्षक या माली जिन्होंने केवल चोरी के संदेह पर एक आदमी को मार डाला। राजा जिसने पत्नी को चोट पहुंचाने के अपराध पर मृत्युदंड का आदेश दिया, एक सजा जो बिल्कुल असंगत थी। उस स्त्री पर चोर की बात पर की गई नाक काटने की यातना और अपमान, और अंत में सत्यों की आवाज का मौन। कहा जाता है कि वे पुरुषों से सहमत थी, पर क्या सचमुच न तो रानी, न कटी नाक वाली पत्नी की मां, न ही कोई अन्य स्त्री गवाह के रूप में स्वीकार की गई। वास्तव में ये कहानी एक असहाय स्त्री के बारे में है, जिस पर प्रेमी और जादू टोना करने का आरोप लगाया गया, और फिर जिसके कान तक काटे गए, और संभवतः उसके पति ने चोर की मदद से उसे धोखा दिया। ध्यान दीजिए कि विक्रम के विचार कितने स्त्री विरोधी है, और ये भी कि स्त्री द्वारा कही गई कथा की तुलना में तोते की कहानी कितनी कमजोर है। तोता कुछ साबित करना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने ठीक उल्टा साबित कर दिया और एक बिल्कुल फिसलन भरा तर्क प्रस्तुत किया। इत्युक्तमनुजपते निशब्दतस्य सक्कन्धामात् सपदि सपूर्ववच्चगाम वेतालो निजपदमेव सोऽपि राजानुद्वेगः पुनरपि तं प्रति